नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विदत दुबे। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि प्रत्येक मंगलवार को हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ते हैं और ये गवर्नमेंट स्कीम का 5वां भाग है। दोस्तों, आज की क्या प्रोग्राम है, आज हम किस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये तो आपको स्क्रीन पे देख के पता ही चल जा रहा होगा। लेकिन मैं उन व्यूअर्स को जो आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले भी कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर की जा चुकी हैं। सबसे पहले हमने पीएम प्रणाम योजना के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद पीएम श्री, अग्निपथ योजना और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के ऊपर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाकर के, गवर्नमेंट स्कीम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर डायरेक्टली भी जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं वो है अर्थ गंगा प्रोग्राम। और अर्थ गंगा जो प्रोजेक्ट है या फिर जो प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान काफी ज्यादा चर्चा में आया था। यूपीएससी सीएससी के प्रोस्पेक्ट से इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं और आज के इस लेक्चर में हम उन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो ये है अर्थ गंगा परियोजना। जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी हम किसी भी योजना या किसी भी स्कीम के बारे में पढ़ें तो उसके इनिशियल नेम्स जो हैं उनके ऊपर हमें जरूर फोकस करना चाहिए। जैसे यहां पर है ये अर्थ गंगा, यहां पर जो अर्थ शब्द आ रहा है ये अर्थ शब्द अर्थशास्त्र से लिया गया है। ठीक है, किससे? अर्थशास्त्र से, यानी कि आप इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, और गंगा जो कि हमारी राष्ट्रीय नदी है, तो गंगा को इकोनॉमी से जोड़ना या इकोनॉमिक्स से जोड़ना यानी अर्थशास्त्र से जोड़ना, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गंगा और उसके आसपास के क्षेत्र में न सिर्फ गंगा की सफाई करना बल्कि उससे अर्थ का दोहन करना, या यूं कह सकते हैं वहां के लोगों को, वहां के आसपास के लोगों को जो अर्थशास्त्र है उसका प्रयोग करते हुए किसी प्रकार से चीजों को वहां पर इनिशिएट करने की बात यहां पर परियोजना में करी जा रही होगी। तो पूरी डिटेल हम लोग इसमें जानेंगे। यह विषय पर्यावरण और शासन से संबंधित है। अब यहां मैं बता देता हूं कि क्यों इस गवर्नमेंट स्कीम को आपके सामने ये लेकर के आया गया है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप जिस स्कीम को यहां पर पढ़ना चाहते हैं आप जरूर सेशन के अंत में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हमको। तो यहां पर कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया था जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर एनवायरमेंट रिलेटेड जो है आप कुछ लेकर के आइए अगली वाली स्कीम में। तो आप सभी स्टूडेंट, जिसमें से आप देख सकते हैं खुशबू जी हैं, राहुल जी हैं, इनकी बात को मानते हुए यहां पर पर्यावरण से संबंधित यानी इको सिस्टम या इन्वायरमेंट से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उसको हम लेकर के आए हैं। तो ये आज का टॉपिक पर्यावरण और शासन से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो आगे के ये जो आज हमारा पूरा का पूरा स्कीम है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अर्थ गंगा क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके कई सारे आयाम हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर स्कीम से जुड़े हुए दूसरे जो आयाम हैं, जैसे कि विश्व जल सप्ताह, विश्व जल दिवस और संयुक्त राष्ट्र की जल विकास रिपोर्ट 2022, नमामि गंगे परियोजना आदि के बारे में लेक्चर के अंत में हम जानेंगे। और साथ ही साथ इससे संबंधित एक प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा जिसका उत्तर हम अगले सेशन में देंगे। अब जान लेते हैं पिछले सप्ताह जो हमने प्रश्न किया था उसका उत्तर क्या है। पिछले सप्ताह हमने प्रश्न किया था, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और सरकार द्वारा प्रशासित नहीं है। जबकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एमआरपी है उसको कंट्रोल करने का काम जो हमने लास्ट स्कीम ली थी वन नेशन वन फर्टिलाइजर वाली, उसमें बताया था कि फर्टिलाइजर्स की एमआरपी के साथ साथ उसको कहां पर बिक्री करना है, किन जगहों पर बिक्री करना है, किस रेट में बिक्री करना है, ये सारी चीजें सरकार द्वारा प्रशासित होती हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार द्वारा संचालित है, ऐसा नहीं है, ये सरकार द्वारा संचालित है और सरकार द्वारा ही प्रशासित है। ठीक है, ठीक। तो अगला है अमोनिया, जो यूरिया का एक इनपुट है, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। और तीसरा लिखा था सल्फर, जो फास्फेटिक उर्वरक एसिड उर्वरक के लिए कच्चा माल है, तेल रिफाइनरियों का एक उप उत्पाद है। उप उत्पाद का मतलब होता है जो हम लोग बाई प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स, किसी चीज से जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उप उत्पाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे और इसका करेक्ट आंसर दिया। तो आप सब लोग इसका करेक्ट आंसर जरूर दिया करो जो भी क्वेश्चन हमने स्कीम के अंत में पूछे होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था, कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 1, 2 और 1, 3 और 4। ठीक है, तो जो लाभ है वो एक तो ये है, सिंचाई से पानी की क्षारीयता को नियंत्रित करना संभव है। दूसरा, पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि संभव। और तीसरा, रासायनिक पोषक तत्वों की लिंचिंग में कमी संभव है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और हम जानेंगे अर्थ गंगा क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह चर्चा में क्यों था। अभी आपको मैं बता दूं कि 24 अगस्त को 24 अगस्त 2022, ठीक है,
24 अगस्त 2022 को डायरेक्टर जनरल थे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, जिनका नाम है अशोक कुमार। क्या नाम है? अशोक कुमार। तो यहाँ पर हमको कुछ नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं लगातार, जैसे कि अशोक कुमार जी का हमें नाम यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, तो इसको NMCG भी कहा जाता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इन्होंने वर्ल्ड वाटर वीक 2022 में बोलते हुए अर्थ गंगा मॉडल को परियोजित किया था या फिर सामने प्रस्तुत किया था। तो अब आज हम इसी अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं। ये जो वर्ल्ड वाटर वीक है, ये हर साल जो है वो एक मनाया जाता है, साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। इस वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में भी हम सेशन के बीच में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अवधारणा की बात कर लेते हैं कि आखिर ये अर्थ गंगा क्या है, मतलब इसकी अवधारणा जो है वो कहाँ से आती है, कहाँ से इस चीज़ के बारे में शुरुआती जो विचार हैं वो मिल रहे हैं। अगर इसकी चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में माफ कीजिएगा 2019 में पहली नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसके दौरान इसकी बात रखी थी। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं, पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली जो बैठक हुई थी 2019 में हुई, ये एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस बैठक के दौरान कैसे सामने आई थी, उन्होंने कहा कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे, अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, इसको भी हम लोग अभी सेशन के अंत में जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां पर हम लोग इसको जान जाएंगे। पूरे सेशन के दौरान सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसमें क्या है कि भारत सरकार का एक स्वच्छ गंगा मिशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नमामि गंगे जो है, और इसको जो है अर्थ गंगा के मॉडल में शिफ्ट करने का इन्होंने बात कहा था। मतलब नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आगे हम लोगों को चल करके अर्थ गंगा मॉडल में शिफ्ट करना चाहिए, ऐसा विचार उन्होंने प्रस्तुत किया था फर्स्ट नेशनल गंगा परिषद में या नेशनल गंगा काउंसिल में। ठीक है, अर्थ गंगा और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनको आर्थिक गतिविधियों के साथ तमाम सारे जो सतत विकास के जो कार्यक्रम होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम होते हैं, उस पर ध्यान देने वाला ये पहला मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। तो नमामि गंगा जो है उसको अर्थ मॉडल के अंतर्गत या अर्थ गंगा मॉडल के अंतर्गत कन्वर्ट करने की बात कही गई थी। अब इसमें दूसरी प्रमुख बातें भी यहाँ पर लिखी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको सतत विकास के ऊपर केंद्रित रखना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, और लोगों को नदी से जोड़ने के लिए आर्थिक गतिविधियों को लेना चाहिए। मतलब इसका क्या है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, जो भी अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थशास्त्र का प्रयोग करने का मतलब यहाँ पर क्या है, अर्थ गंगा में अर्थ का मतलब यह अर्थशास्त्र से ही है। ठीक है, धन, मुद्रा, व्यापार इत्यादि चीजों से है। तो उन्होंने बताया है कि लोगों को नदियों से जोड़ा जा सके, मतलब जो आसपास के जो लोग हैं उनको नदियों से जोड़ा जा सके। नदियों से जोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या है कि नदियों से तमाम सारे जो सृजन के कार्यक्रम हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, वाणिज्यिक हो, या फिर कृषि से संबंधित हो, या फिर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रमों से संबंधित हो, वहां पे लोग जो है उससे जुड़ करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर इनिशिएट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जो हमने आपको बताया था डायरेक्टर जनरल जो अशोक कुमार हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि गंगा बेसिन जो है, जो गंगा बेसिन का मतलब क्या हो गया, गंगा और उसके आसपास की, जैसे मान लेते हैं ये गंगा का प्रवाह क्षेत्र है, तो इसके आसपास की जो भी सहायक नदियां हैं और उससे घिरा हुआ जो भी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो क्या कहलाता है, गंगा बेसिन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गंगा बेसिन कहलाता है। तो इस गंगा बेसिन में, पूरे के पूरे गंगा बेसिन में, अगर हम देखो गंगा की द्रोणी जिसको बोलते हैं, इस पूरी की पूरी गंगा द्रोणी में या गंगा बेसिन में, उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि इससे हम जीडीपी का लगभग 3% गेन करने का लक्ष्य रख रहे हैं, या इसका हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि यहां से जीडीपी में 3% का योगदान तो हमको इस प्रोजेक्ट के थ्रू गंगा के जो गंगा रिवर बेसिन है उससे ही हम लोगों को इनिशिएट करने से मिल जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसका जो भारत का कमिटमेंट है उसके प्रति, आपको मालूम है कि SDG 6 जो हैं, SDG 6 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 6 हैं, उनमें से एक गोल ये भी है। तो उसके ऊपर जो भारत का कमिटमेंट है, भारत के जो प्रयास हैं, उसको देखा जा सकता है कि हम वहां पर गंगा को स्वच्छ रखा जाएगा, पेयजल मिलेगा, पानी मिलेगा और स्वच्छता मिलेगी, ये SDG के एक गोल में शामिल है। तो इस प्रोग्राम से उसको भी साधा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर गंगा जो है, तो अर्थ गंगा जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम क्या समझ सकते हैं कि ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो नमामि गंगे चलता था, जिसके अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों की जो सफाई का कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ था, तो नमामि गंगा के अंतर्गत एक आर्थिक गतिविधि के माध्यम से लोगों को नदियों के साथ में जोड़े जाने का प्रयास इस क्लीन गंगा, इस जो है जो ये आपका प्रोग्राम है
अर्थगंगा इसमें देखा जा सकता है। तो गंगा की ये जो अर्थगंगा की जो अवधारणा है, ये शायद आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि अर्थगंगा अवधारणा क्या है, यानी कि ये प्रोग्राम है क्या वास्तविक रूप में अगर देखा जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे गंगा, ये जो अर्थगंगा जो है प्रोग्राम जो है, इसमें 6 प्रकार की अलग अलग कह सकते हैं कि वर्टिकल गोल्स हैं। इसके 6 आयामी विशेषताएं हैं। इन 6 आयामी विशेषताओं को हम लोग एक करके समझते हैं। सबसे पहला है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। जीरो बजट प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है? देखिए, जो खेती होती है तो उसमें आप फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं, आप फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, यानी उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अब जब उर्वरक का प्रयोग करते हैं आप, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे खरीदना पड़ता है, और जब आप खरीदेंगे तो इसमें क्या लगेगा? इसमें पैसा लगेगा। ठीक है, इसमें रुपया पैसा लगेगा। और जब रुपया पैसा लगेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है पिछले 2 सेशंस हमने लिए थे जिसमें एक पीएम प्रणाम स्कीम की बात करी थी और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की बात करी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि उर्वरक में एक काफी अच्छी मात्रा में जो सब्सिडी है वो सरकार प्रदान करती है। और सब्सिडी प्रदान करती है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको बजट में बताया जाता है कि हम कृषि में उर्वरक में कितनी बजट, ठीक है, उर्वरक में हम कितनी सब्सिडी जो है वो प्रदान करेंगे, ये चीज बताई जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये बजट बंद कर दिया जाए तो कैसे बंद किया सकता है? जब हम उर्वरक का प्रयोग बंद कर देंगे। और उर्वरक का प्रयोग क्यों किया जाता है? खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, लगातार खेती करते करते जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, उनकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, तो हम लोग उन्हें आर्टिफिशियली जो है उर्वरक दे करके उनकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो अगर हमें उर्वरक कम करना है तो इसका मतलब फर्टिलिटी जो है वो कायम रखनी होगी। अब फर्टिलिटी कायम करने के लिए हमें जो प्राकृतिक खाद है, जो गोवंश से हमको मिल सकती है, ठीक है, जो हमें किससे मिल सकती है? गोवंश से मिल सकती है। जैसे गाय का गोबर है या दूसरे भी गोवंश के जो प्राणी हैं उनके जो गोबर हैं, उनका इस्तेमाल करके अगर हम खेती की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं तो हमें जो मैन मेड फर्टिलाइजर्स हैं या फिर कृत्रिम उर्वरक जो हैं उनका प्रयोग नहीं करना होगा। और नहीं करना होगा तो सब्सिडी नहीं चाहिए होगी और बजट में उसको इनिशिएट नहीं किया जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग जीरो बजट प्राकृतिक खेती। तो ये जो अर्थगंगा प्रोजेक्ट है उसका एक आयाम या एक सोच या एक विशेषता ये है। पहली बात तो आपको ये पता चल गई होगी। इसके बाद अगर हम इसके लिए गोवर्धन योजना जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या है? इसमें कचरा और अपशिष्ट जल जो है, कचरा या फिर जो अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल का मतलब हो गया जो मान लेते हैं कहीं पर प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद वो दूषित हो गया, ठीक है, अब उसे हम क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं फिर से पुनः प्रयोग के लिए। उसका मुद्रीकरण करना मतलब एक तरीके से उसको दोबारा से हम उस जल को वेस्ट ना जाने दें, यूं ही हम उसको फिर से क्या कर लें? रीयूज कर लें। रीयूज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका मोनेटाइजेशन होगा। मोनेटाइजेशन होने से एक तो उससे धन आएगा और दूसरा बात उसका हम लोग जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग फिर से यूज कर सकेंगे। तो कहां कहां इस प्रकार के वेस्ट वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है? एक तो जितने भी हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय जिनको हम शॉर्ट में अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है, तो यूएलबी जिसको बोला जाता है, तो इनमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उद्योगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और राजस्व सृजन के जो दूसरे जो माध्यम है उसमें इस प्रकार के जो उपचारित जल है, उपचारित का मतलब ये जो जल शोधन है। अब भाई अपशिष्ट जल है, अगर कोई अपशिष्ट जल है तो उसका शोधन करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो ये शोधित जल है जिसे आप उपचारित जल बोल रहे हैं, ठीक है, इस शोधित जल का इस्तेमाल इन फील्ड्स में हम लोग कर सकते हैं और रीयूज करके हम लोग अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो ये भी एक लक्ष्य है जो कि इस आप प्रोजेक्ट में देख रहे हैं अर्थगंगा में। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो तीसरे पॉइंट में हमको हाट या बाजार बनाना, ठीक है, हाट बनाना या बाजार बनाना, ये हमको शामिल होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें क्या है? जो स्थानीय उत्पाद हैं, तमाम सारे जो स्थानीय उत्पाद हैं, औषधीय पौधे हैं, आयुर्वेदिक जो पौधे हैं, आयुर्वेद जो है, इन सब का व्यापारीकरण करना, व्यापार उन्हीं जगहों पर जो लोकल एरियाज हैं उन जगहों पर। तो इस मिशन के अंतर्गत जो नदी और उसके आसपास के जो इलाके हैं, उनमें अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आजीविका सृजन के अवसर देखे जाने की बात करी गई है। किसकी? आजीविका सृजन के अवसर देखे जाने की बात करी जा रही है, क्योंकि इससे लोगों की आजीविका, अब ये स्थानीय उत्पाद स्वाभाविक सी बात है इसमें नदी के जल का प्रयोग होगा, तो वहां के आसपास के रहने वाले लोग इस, और नदी बेसिन में या जो घाटी वगैरह होती हैं उसमें तमाम सारे
औषधीय जो पौधे होते हैं उनका वो जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे आयुर्वेद को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो इसके अंतर्गत इनिशिएट किया गया है। इसके अलावा चौथा प्रोजेक्ट है, चौथा पॉइंट जो है वो है जो भी जन भागीदारी है। चौथे पॉइंट में अगर देखें तो जन भागीदारी को बढ़ावा देने की बात करी गई है। नदी से जुड़े जो भी हितधारक हैं उनके बीच में आपस में तालमेल बढ़ा करके जन भागीदारी को बढ़ावा देना, ये एक और लक्ष्य है। ठीक है, और इनसे जो है जुड़ करके ही आगे काम किया जा सकता है। पांचवा जो लक्ष्य अगर वो देखा जाए तो इसमें गंगा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें टूरिज्म को बढ़ावा देना। कहां कहां? गंगा और उसके आसपास के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र, इनमें क्या करना? टूरिज्म को बढ़ावा देना, यानी पर्यटन को बढ़ावा देना। तो देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नेशनल मिशन फॉर जो क्लीन गंगा था, ठीक है, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो चलाया जा रहा था, उससे किस प्रकार से इसको एक इकोनॉमिकली टर्न दिया जा रहा है उसमें। यहां तो सफाई की बात करी गई है, सिर्फ इसमें सफाई की बात करी गई है। सरकार इसमें पैसा डालेगी, वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें पैसा दिया था, लगभग 50% जो इसमें पैसा आएगा वो दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो ये तो इन्वेस्टमेंट की बात आ गई। अगर हम ये पैसा इन्हीं क्षेत्रों में लगा करके इन्हीं क्षेत्रों से निकाल लें तो उसके क्या प्रयास होने चाहिए, वो प्रयास मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। पांचवा प्रयास इसी काम में है। जैसे नाव पर्यटन है। नाव पर्यटन का मतलब हो गया कि जो बोटिंग का जो बोटिंग वगैरह करके जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, या फिर जो एडवेंचरस इवेंट्स हैं, खेल प्रतियोगिताएं वगैरह हैं, उनको सबको इनिशिएट करके, या फिर तमाम प्रकार के योगा प्रोग्राम्स हैं, योग के जो कार्यक्रम हैं, वो अब योग के कार्यक्रम इस तरीके के क्षेत्रों में जो प्राकृतिक विरासत के क्षेत्र के तौर पर देखे जा सकते हैं, जिनको वहां पर योगा कार्यक्रम बड़े अच्छी तरीके से चलते हैं। तो इन सब चीजों को इनिशिएट करना चाहिए। इससे लोगों को तो लाभ है ही भौतिक रूप से, और आर्थिक रूप से भी वहां पर के रहने वाले लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। छठवां पॉइंट आपको जो इसमें मिलता है, 6 आयामी बात इसमें करी गई थी, तो छठवां जो आयाम है वो क्या है? इसमें स्थानीय प्रशासन के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास की बात है। किसकी बात है? जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय जो प्रशासन, इसके सशक्तिकरण की बात करी गई। इसको सशक्त बनाना है, और इसको सशक्त बनाना है, और साथ ही साथ जो संस्थागत विकास है उसको बढ़ावा देने की बात करी गई है स्थानीय प्रशासन के माध्यम से। ठीक है, और इसमें उचित जल प्रबंधन जो है या प्रशासन जो है उसका, वो बहुत जरूरी है। ठीक तरीके से वाटर मैनेजमेंट जो है वो यहां पर करना जरूरी है। तो वाटर मैनेजमेंट किस प्रकार से किए जा सकते हैं? उचित जल प्रबंधन प्रणाली कैसी हो सकती है? उचित जल प्रबंधन प्रणाली जो है वो कैसी हो सकती है? इन सब चीजों पर भी इसमें एक गौर करने की बात यहां पर हमको देखने को मिलती है। तो कुल मिला के आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि 6 आयाम इस अर्थ गंगा मिशन के अंतर्गत क्या क्या आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपको इसके ऊपर निबंध लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हो मेंस के पेपर में। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंतर्गत, इसके कुछ भी पार्ट्स पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बता सकते हो। एज वेल एज इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है। यदि अगर आप मान लेते हैं कि इसी गंगा रिवर बेसिन के आसपास के रहने वाले आप लोग हैं तो कॉमनली ये क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे विश्व जल सप्ताह के बारे में, जो कि इसी से कनेक्टेड है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये हम बता दें कि क्या अर्थ गंगा जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से कुछ पहल करी गई है, तो उनके कुछ पहल के बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कशन छोटा सा कर देते हैं। तो भारत सरकार की अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पहल है, अर्थ गंगा के अंतर्गत जो पहल है उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद हम विश्व जल सप्ताह के पास जो है मूव करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग को जलज पहल के बारे में याद रखना है। जलज पहल, जलज इनिशिएटिव, जलज पहल, या फिर आप इसे इंग्लिश में जलज इनिशिएटिव कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, जो 26 लोकेशंस हैं, मतलब टोटल 26 लोकेशंस हैं, 26 स्थान हैं जिन्हें लोकेट किया गया है, और इसको इस गंगा रिवर बेसिन के आसपास ही देखा गया है, जिसमें जो है ये तो जलज पहल जो है वो भी अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आती है। और इन 26 स्थानों पर सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का इनको शुरुआत किया जाएगा, यानी 26 ऐसे स्थान चुने गए हैं जहां पर अर्थ गंगा प्रोजेक्ट को शुरुआत किया जाए। इसके अलावा सहकार भारती के साथ एक एमओयू साइन हुआ है। सहकार भारती के साथ में एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ठीक है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि सतत एवं व्यवहार्य विकास जो है वो प्राप्त किया जा सके, और उसके लिए जन भागीदारी जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है IM अवतार, AVATAR। IM अवतार एक पोर्टल है, IM अवतार पोर्टल। अब ये IM अवतार पोर्टल जो है
ये पर्यटन को बढ़ावा देता है, पर्यटन को। और मैंने आपको बताया कि अर्थगंगा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करी गई है। तो अर्थगंगा जो मॉडल है उसके अंतर्गत IIM अवतार पोर्टल में लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी आजीविका के माध्यम के रूप में एक माध्यम यहां से पर्यटन को भी देखा जा सकता है। तो दीज आर द सम काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव टुवर्ड्स अर्थगंगा मिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं विश्व जल सप्ताह के बारे में। ठीक है, अब ये विश्व जल सप्ताह क्या है, इसके ऊपर हमारी चर्चा अब रहेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये विश्व जल सप्ताह जो है ये कब से कब तक मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 24, ये मनाया गया था 24 अगस्त 2022 से 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 24 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के बीच मनाया गया था। ये था आपका विश्व जल सप्ताह। और ये जो विश्व जल सप्ताह है ये आपको ध्यान रखना है, ये SIWI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के तहत एक वार्षिक कार्यक्रम था जो इसी के द्वारा इनिशिएट किया गया था, यानी SIWI के द्वारा प्रायोजित था। और वैश्विक जल संकट जो है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय विकास को लेकर के, यानी कि ये जो वैश्विक जल संकट है उसको पूरे ग्लोबली अगर हम देखे जाएं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये एक संदर्भित करने वाला प्रोग्राम है जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब इसकी थीम की हम बात करते हैं तो इसकी थीम है सीइंग द अनसीन, यानी कि अदृश्य को देखना। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या लिखेंगे, अदृश्य को देखना। अब पानी जो है वो अदृश्य ही है, ठीक है, दोनों तरीके से। भौतिक रूप से भी देखें तो वो नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और वैसे भी पानी की कमी हो रही है तो उस मामले में भी वो अदृश्य है, तो उसको अब देखा जा सके। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक, द वैल्यू ऑफ वाटर, जल का मोल, जल का मोल, ये इस बार की 2022 की थीम है, 2022 की ये जो आपका विश्व जल सप्ताह था उसकी ये थीम थी। ठीक है, तो विश्व जल सप्ताह के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे विश्व जल दिवस के बारे में। अब हम विश्व जल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, ये जो जल की इंपॉर्टेंस है उसको दर्शाने के लिए मनाया जाता है। आखिर वाटर की किस प्रकार की इंपॉर्टेंस है उसको दर्शाने के लिए प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। एवरी ईयर 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। ठीक है, और हमने पीछे देखा था कि आपको यहां पर वर्ल्ड वाटर वीक देखने को मिल रहा था, ये था वर्ल्ड वाटर वीक, WWW। ठीक है, वैसे तो WWW का मतलब और है यहां पर, लेकिन दूसरा निकल रहा है। ठीक है, चलिए, तो विश्व जल दिवस की ओर हम लोग थे। मैंने बताया कि ये 22 मार्च को मनाया जाता है, हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम उसके उद्देश्य की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, तो SDG 6 जो है 2030 तक सभी के लिए, पूरे विश्व में सभी के लिए, एक तो स्वच्छ जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता यानी कि जो सफाई है वो बनाना, ये एक लक्ष्य रखा गया है। UN के SDG 6 में एक ये बात लिखी गई है। तो स्वच्छ जल वाला जो पोर्शन है और स्वच्छता वाला जो पोर्शन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वच्छ जल वाला पोर्शन इस गोल के अंतर्गत निश्चित रूप से आ जाएगा। तो इसी चीज को मनाने के लिए विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है, इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए। फिलहाल तो इसी के लिए मनाया जा रहा है, अलग अलग समय में अलग अलग गोल्स होते हैं उसके। विश्व भर के लोगों को पानी से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में उनको और अधिक बताना, कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसी कार्रवाई करनी चाहिए, इन सब चीजों के लिए प्रेरित करना, ये विश्व जल दिवस की विशेषता है। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम है ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल, अगर हिंदी में कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, भूजल। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि अदृश्य को क्या बनाना, अदृश्य को दृश्य बनाना। और ऐसा ही कुछ आप देख रहे थे कि जो थीम थी हमारी वर्ल्ड वाटर वीक की भी थी, जिसमें हमने आपको बताया था सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक, तो वो उसकी थीम थी, और यहां पर थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कहीं ना कहीं। अब ये जो थीम है, इस थीम की अगर हम बात करते हैं, ये अगर हम देखें तो रोम में 30वीं बैठक हुई थी। किस चीज की बैठक हुई थी, ये बैठक जो थी UN वाटर की थी। तो UN वाटर की 30वीं बैठक में रोम में इस थीम को जो है वो इनॉग्रेट किया गया था, या यूं कह सकते हैं बताया गया था। लेकिन ये जो थीम है ये प्रस्तावित किसके द्वारा थी, इसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो इसका प्रस्ताव दिया गया था IGRAC के द्वारा, यानी इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो अब आपको यह भी पता चल गया कि ये जो थीम है ये किसके द्वारा प्रस्तावित थी। ठीक, चलिए
अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ विशेष चीज़ों की, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन जो है, यूएन का विश्व जल विकास रिपोर्ट क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? यूएन WWDR22। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में यूएन WWDR22 कहा जाएगा। इसके बारे में हम लोग जरा समझते हैं, ये क्या है यूएन WWDR22। इसका अगर हम शीर्षक देखें तो ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो क्या था? यूएन की जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022, इसका शीर्षक था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये वही है जो कि थीम है विश्व जल दिवस की, है ना? आपको मालूम है यही विश्व जल दिवस की थीम थी, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। तो यही इसी थीम के नाम से या इसी शीर्षक के नाम से यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 ये जो है प्रस्तुत करी गई। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में विश्व भर में अगर हम बात करते हैं, विश्व भर में भूजल विकास को लेकर के किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका प्रबंधन यानी कि उनकी मैनेजमेंट, उनका प्रशासन, ठीक है, यानी उनको कैसे जो है वो शासित किया जा रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, और इससे रिलेटेड जो समस्याएं किससे संबंधित? भूजल से संबंधित जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनका विश्लेषण जो है यहां पर प्रदान किया गया है। मतलब इस रिपोर्ट में बेसिकली अगर देखा जाए तो भूजल विकास, प्रबंधन और प्रशासन के जो विश्लेषण है उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से आपस में सुलझाया जा सकता है, सही किया जा सकता है, और जो उससे रिलेटेड जो अवसर हैं उनको किस प्रकार से देखा जा सकता है, इस रिपोर्ट में उसका विश्लेषण है। ये रिपोर्ट आपको unwater.org पे मिल जाएगी, और उसका जो संक्षेप है, सार संक्षेप जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो क्या हैं, उन प्रमुख बातों को अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि भूजल जो है, ये जितना भी पेयजल है, पेयजल यानी कि ड्रिंकेबल वाटर जो होता है, तरल पेयजल, उसका 99% जो भाग है, 99% जो भाग है वो भूजल के रूप में है। मतलब क्या कहा गया है? जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है वर्ल्ड में अवेलेबल, उस ड्रिंकिंग वाटर का 99% हमको कहां से मिलता है? ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है। अब ये जो ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है जल, इसको किस प्रकार से इस रिपोर्ट में बताया गया किस प्रकार से इसको मैनेज किया जा रहा है, या फिर इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर इसके लिए अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, या कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन सभी चीजों पर फोकस करती हुई रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले तो इसमें एक बात है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक यहां पर लिखी है कि जितना भी जो भूजल है उसमें अगर हम बात करते हैं कि पीने योग्य जो जल है, पेयजल जिसको आप बोलते हैं, पेयजल, भाई हम लोग ये जो मीठा पानी है जिसको आप ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं, या फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं, फ्रेश वाटर ही हम लोग पीते हैं। तो सबसे ज्यादा काम तो हमारा पानी पीने का ही है। लेकिन पानी पीने के अलावा तमाम प्रकार के उसके डोमेस्टिक यूजेस भी होते हैं, जैसे खाना बनाना या फिर कपड़े धोना या फिर दूसरे तमाम सारे काम होते हैं जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं। भारत में तो न जाने किन किन चीज़ों में ड्रिंकिंग वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिंकेबल वाटर जो कि फ्रेश वाटर है जिसका इस्तेमाल करता है, ठीक है, तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भूजल जो है उसमें अगर देखा जाए तो जो पेयजल है यानी पीने का उपयोग, पीने के लिए और घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका लगभग 0.5% इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हमने आपको बताया कि जितना भी पीने योग्य पानी है, जितना भी फ्रेश वाटर है, उसका 99% क्या है? उसका 99% जो है वो हमको ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है। और इस ग्राउंड वाटर का 50% हम लोग कहाँ यूज करते हैं? डोमेस्टिक यूजेस में और ड्रिंकिंग पर्पज से, ठीक है, पीने के लिए और अन्य डोमेस्टिक यूज में इसका 50% हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो वाकई काफी ये बड़ी बात है। इतना होने के बावजूद भी अगर हम इस हिसाब से देखें तो इट्स रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। बट उसके बावजूद इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये इस तरीके का जो प्राकृतिक स्रोत है जो पानी का, ये पानी का क्या है? प्राकृतिक स्रोत ही तो है, प्राकृतिक स्रोत है ये। कौन सा? ग्राउंड वाटर। इस प्राकृतिक स्रोत को ठीक से समझा नहीं जा रहा है, इसे लगातार मतलब इसको कम आंका जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस को कम दिया जा रहा है, अंडर वैल्यूएबल इसको समझा जा रहा है। इसके अलावा इसको इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग इसका बहुत ज्यादा है, मिसमैनेजमेंट इसका बहुत ज्यादा है। ये रिपोर्ट इस बात में कही गई है कि इतनी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी हम ग्राउंड वाटर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगली बात इसमें बताई गई है
कि भूजल जो है वो कई प्रकार से, मतलब भूजल को कई तरीके से देखा जा सकता है, कई प्रकार से उपयोगी है। इसके अलावा भी कई सारे उपयोग हैं उसके। जैसे कि आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं जो गरीबी है, ठीक है, तो गरीबी की से जो लड़ाई है, वी कैन से कि वॉर अगेंस्ट जो पॉवर्टी जो है, उसमें भी भूजल का बहुत ज्यादा उपयोग है। खाद्य यानी कि अन्न और जल सुरक्षा को पाने के लिए भी इस भूजल का प्रयोग बहुत बार किया जाता है। रोजगार सृजन के रूप में इसके अवसर देखे जाते हैं। तमाम सारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वाटर के ही ऊपर डिपेंडेंट हैं, इस प्रोग्राम में कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया। और एक चौंकाने वाली बात कही गई कि जो एशिया पैसिफिक जोन है, एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है उसका दोहन जो है वो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है। यानी जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल का जो प्रयोग कर रही हैं, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक भूजल का जो प्रयोग हो रहा है या उसका जो दोहन हो रहा है वो एशिया पैसिफिक रीजन में हो रहा है। और उसमें से भी ये कहा गया रिपोर्ट में कि अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 10 ऐसे देशों का नाम लिया जाए जो मोस्टली या सबसे ज्यादा जो मैं कह सकता हूं कि भूजल का जो प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, उन 10 देशों में से 7 देश ऐसे हैं जो इसी रीजन से बिलोंग करते हैं, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन है। तो ये भी एक काफी बड़ी बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो इस रिपोर्ट में कही गई हैं। जैसे एक पॉइंट हम आपको और बता देते हैं, पानी के मुद्दों से संबंधित भारत सरकार की जो पहल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं जो इस रिपोर्ट में कही गई है। और रिपोर्ट में एक बात यह कही गई है कि जितने भी क्षेत्र हैं वर्तमान में, सभी क्षेत्र जो हैं, तमाम सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं जो डिपेंडेंट हैं भूजल पर, तो यहां पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आखिर बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे जो एरियाज हैं विच आर डिपेंडिंग ऑन जो ग्राउंड वाटर है, उसके ऊपर उनकी निर्भरता जो है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है उसका रीजन उसमें बताया गया है। एक तो बताया गया है कि तमाम सारे जो क्षेत्र हैं वो भूजल का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन जो इसमें बताया गया है, इसका कारण जो बताया गया वो ये है कि जो वर्षा जल है, वर्षा जो है वो क्या हो गई है, अनियंत्रित हो गई है। अनियंत्रित का मतलब क्या है, समय पर नहीं होती, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है और कभी हो ही नहीं रही है। तो उसका जो टाइम है वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से आफ्टरऑल, वरना कुछ काम तो बारिश के मौसम से ही हो जाता था, पानी बारिश का गिरा और उसी से ही काम हो गया। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को धान की खेती करनी है। अब धान की खेती में जो वर्षा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब वर्षा हुई नहीं और धान की खेती करनी है, तो जो किसान है वो क्या करेगा, वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेगा, ट्यूबवेल लगाएगा, ट्यूबवेल से सिंचाई करेगा। प्राकृतिक जो साधन है अगर वो नहीं मिल रहे हैं उसको, तो वो दूसरे प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करेगा, तो अंडरग्राउंड वाटर का दोहन इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि ऐसा इसलिए हो रहा है। दूसरी बात यह है कि भूजल क्षमता को पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए अगर हम देखें तो तमाम सारे इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि स्थायी रूप से प्रबंधन हमको करना पड़ेगा, उपयोग के लिए मजबूत और समेकित प्रयास हमको करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो जो एक थीम है जिसमें हम मेकिंग इनविजिबल विजिबल की बात कर रही हैं, उसको जो है हमें समझना होगा, तभी जाकर के हम इन सब चीजों को इनिशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सही तरीके से संचालित कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पानी के मुद्दों पर यानी जल के मुद्दों पर भारत सरकार की किस प्रकार की पहल रही है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का नाम लेते हुए। अब इसमें एक बात हमको ध्यान रखनी है कि ये जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने जो तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड था वो प्रदान किया, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो जब इन्होंने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया, ठीक है, ये वितरण किया गया था 29 मार्च 2022 को, ठीक है। तो जब तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया गया तो उस दौरान जो है नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो उसी दौरान नई दिल्ली में उन्होंने एक अभियान जो है वो इनिशिएट किया था जिसे कहा गया जल शक्ति अभियान कैच द रेन। तो ये अभियान का नाम था कैच द रेन कैंपेन था 2022, कैच द रेन कैंपेन 2022, जो कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाया गया था। ये अभियान पहले भी लाया गया, ऐसा नहीं कि, तो इसको इनॉग्रेट किया गया या लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो एक तो बात हमको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा तो एक तो प्रोग्राम आपको ये दिखाई दिया, दूसरा पॉइंट हमको देखने को मिलेगा कि वर्ष 2019 में भारत सरकार ने जल को सभी प्रकार से उपयोगी बनाने के लिए एक आंदोलन जो है वो चलाया। और इसमें जो जल आंदोलन, उन्होंने कहा कि जल आंदोलन
को जन आंदोलन बनाना है। क्या बनाना है? जन आंदोलन। ये बात कही गई। जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात करी गई और इसको ध्यान में रखते हुए जल शक्ति अभियान जो है वो चलाया गया। ठीक है, ये कब चलाया गया? 2019 में, और 2019 में ही जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया गया, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से अगर हम देखें तो पिछले वर्ष 2021 में 2021 में जो विश्व जल दिवस मनाया गया था, आप लोग को मालूम है कि जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था 22 मार्च को। तो पिछले साल जो विश्व जल दिवस मनाया गया था, उस अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन लॉन्च किया था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। और इस प्रोग्राम के तहत ये कहा गया था कि जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में उसके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर उसके जो शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया था इस कैच द रेन प्रोग्राम में। और ये कैच द रेन प्रोग्राम प्री मानसून, ठीक है, प्री मानसून से लेकर के मानसून तक चलाया गया था। यानी कि मानसून पूर्व से लेकर के, क्योंकि बारिश अनियमित है तो पहले भी बारिश हो रही है, तो मानसून से पहले की बारिश से लेकर के मानसून की बारिश तक सारी चीजें यहां पर कही गई थी कि इसके अंतर्गत हमें करी जानी चाहिए। प्रोग्राम यहां तक चलेगा। तो एक प्रोग्राम जो है यहां पर 2021 में भी चलाया गया। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना है। अटल भूजल योजना वास्तविक रूप में देखा जाए तो 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था या इसको लाने का प्रोग्राम बनाया गया था। और 2018 से लेकर के 2022-23 तक इसको कार्यान्वयन की इसकी सीमा तय करी गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का जो 95th बर्थ एनिवर्सरी था, 95वां जो जन्मदिन है, 95वां जन्मदिन किसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 95वां जन्मदिन था, उसके अवसर पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इस योजना में तमाम प्रकार की जो कह सकते हैं कि जो सामुदायिक भागीदारी है, उन सब चीजों को ध्यान रखने की बात करी गई। और तमाम सारी उस समय की जो प्रोग्राम्स चल रहे थे, उस समय वाटर स्कीम से रिलेटेड जो तमाम सारे प्रोग्राम्स थे, उसको इस प्रोग्राम के अंतर्गत मर्ज करने की बात करी गई थी। इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक जो है वो 50% जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार था, इसके पैसे देने के लिए तैयार था। तमाम सारे इसके अलावा प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे, जैसे कि नेशनल वाटर मिशन है, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की तरफ से जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये इनिशिएट किया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें, एक प्रोग्राम लाया गया था हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, ये एक प्रोग्राम लाया गया था। इसके अलावा एक प्रोग्राम लाया गया अमृत, मैं इसको यहाँ पर अलग से दे रहा हूं। तो आपने देखा कि नेशनल वाटर मिशन जो है ये भी चलाया गया। इसके अलावा आपने देखा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो हैं इसको भी इनिशिएट किया गया। ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। इसके अलावा हर खेत को पानी, ये भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था अमृत, AMRUT, और अमृत का मतलब था अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम था जिसको आप अमृत प्रोग्राम कह रहे हैं, वो भी लाया गया था। इसके अलावा जल जीवन मिशन चलाया गया था, जल जीवन मिशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही थोड़ा बहुत। और इसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, इसको बोला गया था हर घर जल प्रोग्राम जो है वो भी इनिशिएट किया गया था। तो तमाम सारे कार्यक्रम जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी तक जल को लेकर के चलाए गए, जिसको आप कभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा ऐसे राइटिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, इन सब प्रोग्राम्स की अगर हम चर्चा किए हैं तो निश्चित रूप से हमें नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा तो करना बनता है। ठीक है, तो चलिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। नमामि गंगा जो कार्यक्रम है ये एक प्रकार का 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया था। किस चीज के लिए? एकीकृत संरक्षण मिशन के लिए। ठीक है, एकीकृत संरक्षण मिशन के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसमें 2 लक्ष्य रखे गए थे। इसके 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि जो भी प्रदूषण है, ठीक है, इसके पहले लक्ष्य में अगर देखा जाए, प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन, प्रदूषण का
प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन। एक तो ये लक्ष्य था इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट का। दूसरा जो लक्ष्य था बेसिकली और सबसे इंपॉर्टेंटली जो लक्ष्य था इसका, वो क्या था? वो ये था कि गंगा का जीर्णोद्धार किया जाए, गंगा का जीर्णोद्धार। तो ये दो इनिशिएशन कह सकते हैं कि उद्देश्य जो थे यहां पर लिखे भी हैं, ये दोनों उद्देश्य। इन उद्देश्यों के साथ जो है ये नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। अब इसको चलाने वाली जो एजेंसी थी वो कौन सी थी, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें, नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसको किसने संचालित किया था? तो ये संचालित किया गया था जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से। और जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इसका जो संचालन है, कार्यान्वयन जो है, इम्प्लीमेंटेशन किसने किया था? इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किसने किया था? यह किया गया था एनएमसीजी के द्वारा, यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और साथ ही साथ इसमें भागीदारी निभाई गई थी तमाम सारे जो इसके जो राज्य सहभागी थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें एसपीएमजीज थे, यानी कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट जो ग्रुप्स थे, ये राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ग्रुप, जिनको आप कह सकते हैं स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स। ठीक है। तो ये जो हैं इनके द्वारा सहयोग से इस मिशन का इंप्लीमेंटेशन किया गया था। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, यानी ये जो नेशनल गंगा है, नमामि गंगे जो मिशन है, ये नमामि गंगे मिशन जो है वो किन क्षेत्रों के लिए प्रमुख कार्यक्रम के तौर पर इनॉग्रेट किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसके अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, नदी का सफाई करना, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना कि कहीं वो नदियों में सीधे न गिर रहे हों, और गंगा ग्राम प्रोजेक्ट जो है वो सब इसके अंतर्गत लाया गया था। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा जो हमने न सिर्फ इसमें अर्थ गंगा को आपके सामने रखा, बल्कि इससे रिलेटेड या इसके आसपास की जितनी भी स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम्स जो और रिपोर्ट्स वगैरह जो थी वो सब हमने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। अब बारी है आज के प्रश्न की, जो कि इसी से रिलेटेड है। प्रश्न आपके समक्ष है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठा पानी बर्फ और हिमनद के रूप में मौजूद है। शेष मीठे पानी में से सबसे बड़ा अनुपात किसका है? वातावरण में नमी और बादलों के रूप में, या फिर मीठे पानी की झीलों और नदियों के रूप में, भूजल के रूप में, या मिट्टी की नमी के रूप में? इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले सेशन में मिलेगा और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी इस प्रश्न का उत्तर हमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप हमारे साथ अपने आप को शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। और आप हमें पा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम में, इन तमाम सारी आईडीज के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप गवर्नमेंट स्कीम जैसी दूसरे जो इवेंट्स हैं उनको भी, जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं इस समय हम लोगों के साथ में, ये तमाम सारे प्रोग्राम्स हैं, वो लाइनअप हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इन सबको अच्छी तरीके से एंजॉय कर पा रहे होगे। और अगर नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, आपके कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं हो पाएंगे। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।